गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग 2 दिन के लिए स्कूल खुला, फिर इतना ठंड बढ़ गई किसी कारण फिर स्कूल बंद हो गया और फिर कंटिन्यू लगातार 3 दिन आपको ऑनलाइन क्लास चलेगी। पिछले क्लास में हम लोग संधि के बारे में पढ़े थे, फिर आप आए विद्यालय में तो आपको उसके बारे में समझाए थे, बताए थे। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, नया विषय वस्तु लेके आए हैं, वाक विचार, यानी वाक विचार। यानी हर एक चीज में आप जानते हैं और समझते हैं। इसे हम शब्द पढ़े थे, तो शब्द जब पढ़े थे तो आप बताए थे कि कमल यानी 3 को वर्ण मिलकर बन रहा है, और जब 3 वर्ण मिलकर बन रहा है तो उसका कोई ना कोई एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, प्रस्तुत हो रहा है। उसी प्रकार आता है आपको वाक विचार। हम शब्द को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद उस शब्द का कोई सार्थक अर्थ प्रस्तुत होता है, तब जाकर वहां पे वाक का निर्माण होता है। ठीक है। अब जैसे में देखिए कि हम यहां पर लिखिए कि राम आम खाता। ठीक है, हमने यहां लिखा कि राम आम खाता है। अब राम का काम क्या है? आम खाना है ना। राम का काम है आम खाना, या राम आम खाता है। तो इससे क्या एक सार्थक अर्थ निकल रहा है कि राम का काम है आम खाना, और खा भी रहा है, वो खाता भी है। लेकिन अगर यहीं पर लिख दें हम कि राम खाता आम है, ठीक है बालक। तो ये देखिए कि यहाँ पे हमने ये भी एक तरह से वाक्य हुआ और ये भी वाक्य हुआ, दोनों एक तरह से वाक्य हुआ। लेकिन जब वाक्य यहाँ पे हुआ तो क्या इसका अर्थ सही से निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। या शब्द हो या वाक्य हो, वाक्य को भी अगर मिलाएंगे उसका, जब तक उसका 2, 3, 4, 5 शब्द को मिलाकर एक वाक्य का निर्माण करेंगे और वहां पर अगर सार्थक अर्थ प्रस्तुत होगा तब जाके वो आपको वाक्य कहलाएगा। और हमने लिखा यहाँ पे वाक्य किसे कहते हैं? यहाँ लिखा विचारों को पूर्णता से प्रकट, यानी विचार, अपने विचार को हम पूर्णता मतलब सही अर्थ के साथ प्रकट करने वाली एक क्रिया से, यानी एक क्रिया से युक्त पद, यानी एक जो मैंने युक्त पद लिखा, वो पद समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात आया आपको पद का। तो जब तक हम इसे कमल लिखे तो कमल लिखे तो एक शब्द हो गया, लेकिन वही कमल को अगर हम वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो पद कहलाएगा वाला। ठीक है। तो युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम यहां पे भी कह सकते हैं कि लेखक लिखकर, वक्ता बोलकर, श्रोता सुनकर अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं। अब लेखक जो है तो लिख कर अपने विचार को प्रकट कर रहा है, वक्ता है बोलने वाला है जो अपने मन के विचारों को आपके सामने बोलकर प्रकट कर रहा है। और सभी को एक सार्थक समूह के अंदर रखा जाएगा, वो कहलाएगा आपको वाक्य। अब मानिए कि आप बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो किताब में कोई कहानी लिखा रहता है, तो क्या लेखक आपको उसको लिखकर आपके सामने प्रकट कर रहा है। आपको मैंने पढ़ाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जीवनी, उसमें कुछ लिखा गया था, तो क्या लेखक सुभाष चंद्र बोस जी जो आपको जीवनी लिखे, क्या आपको बोलकर लिखे? क्या आपके पास बोल के आया? नहीं, बल्कि उन्होंने किताब के माध्यम से लिखकर आपके सामने अपने विचारों को उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर लिखिए कि वाक्य किसे कहते हैं, उसका यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है
आप इस प्रश्न को लिखिए, उसका तब लिखिएगा जैसे में राम आम खाता है, तो फिर आपको इसके आगे हम बता देंगे। तो इसको नोट कीजिएगा। चलिए हो गया इतना। चलिए अब आप एक चीज और लिख लीजिए, इसको नोट में कर लीजिए या जैसे कर लीजिए, लिखिएगा लेखक लिखकर वक्ता बोलकर अपना विचार पाठक यानी पढ़ने वाला पाठक तथा श्रोता यानी सुनने वाला श्रोता तक पहुंचाता है, उसे वाक विचार करते हैं। ठीक है, लेखक लिखकर यानी लेखक किसी टॉपिक को लिखकर आपके पास पहुंचाएगा, वक्ता यानी बोलने वाला बोलकर सुनने वाले के यानी सुनने वाले के पास पहुंचाएगा, तो उसी को कहते हैं अपना वाक विचार। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमने अपनी बातों को लिखकर या बोलकर आपके बात को आपके तक पहुंचाया। जैसे कि आप अभी अपने घर बैठे हुए हैं, हम यहाँ से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो हम अपनी बातों को आपके सामने बोर्ड पर लिख कर भी और अपने मुख से बोल कर भी आपके पास पहुंचा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं क्योंकि आप श्रोता है, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं कि सर क्या आज पढ़ाए। तो यही होता है यहाँ। ठीक है, तो जरूर नोट कीजिए आप। अब देखिए, अब कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई भी वाक्य जब प्रस्तुत होता है, लिखा जाता है या बोला जाता है, उसमें तीन चीज रहते हैं। पहला रहता है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा है क्रिया। कर्ता यानी करने वाला, कर्म जिस पर निर्भर करता है, और क्रिया जो कोई काम करता है। तो एक चीज तीनों पर आपको डिपेंड करता है और आगे आपको बनता है। ठीक है, चलिए अब इतना हो गया। तो इतना होने के बाद इसको मिटा देते हैं, फिर इसकी लिखेंगे कि आगे वाक विचार के कितने भाग है, कितने अंग है।
अब आप देखिए वाक्य के अंग, ठीक है, वाक्य के अंग। अब वाक्य जो है, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य कितने होते हैं? दो। पहला कौन होते हैं? स्टैंड मान लीजिए। पहला कौन होते हैं? उद्देश्य, पहला, और दूसरा विधेय। ठीक है, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब देखिए कि ये तो आपका उद्देश्य वाक्य, दूसरे का गया विधेय वाक्य। अब उद्देश्य वाक्य क्या है और विधेय वाक्य क्या है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहां पे पहला क्या है? उद्देश्य वाक्य। ध्यान दीजिएगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य वाक्य कहते हैं। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब यहां पर किसके बारे में कहा जा रहा है? सुरेश के बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि सुरेश पुस्तक पढ़ता है। राम आम खाता है, किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है। मैं पढ़ाता हूं, किसके बारे में कहा जा रहा है? मैं, मेरे बारे में कहा जा रहा है। आप लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में कहा जा रहा है? आपके बारे में कहा जा रहा है। तो क्या है? किसी न किसी का उद्देश्य यहां, जब तक यहां पे इसका नाम नहीं रहेगा यह उद्देश्य वाक्य कभी नहीं होगा। अब देखिए, मैंने आपको कहा था पहले ही कि वाक्य में 3 कर्म होते हैं। वाक्य में 3 कर्म होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता क्या हो गया? सुरेश हो गया। पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। कर्म क्या है? पुस्तक है। राम में कर्म क्या है? पढ़ना। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। राम में कर्म क्या है? पढ़ना है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहां पे उद्देश्य में यही कर रहा है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको उद्देश्य वाक्य कहते हैं। यानी राम यानी सुरेश के बारे में यहां पे कहा जा रहा है कि सुरेश क्या कर रहा है? सुरेश यहां पे पढ़ रहा है। इसे एक और चीज देखिए कि सीता गीत गाती है। ठीक है, सीता गीत गाती है। अब गीत कौन गा रहा है? सीता। गीत गाने का काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है। क्या उद्देश्य क्या है? सीता। अगर सीता नहीं रहेगी तो क्या कोई रहेगा? नहीं रहेगा। क्या सुरेश अगर यहां पर रहेगा क्या कुछ रहेगा? नहीं रहेगा। वाक्य बनेगा? बनबे नहीं करेगा। तो हर एक वाक्य का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता। उसी प्रकार का विधि है, इसलिए इसको नोट कीजिएगा।
चलिए इसको मिटा दें इसको। चलिए अब क्या है यहाँ पे विधेय वाक्य, दोनों लिखे विधेय। ठीक है, यहाँ पे विधेय वाक्य। अब विधेय वाक्य में कहना यह है कि विधेय वाक्य में कहना क्या है कि उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय वाक्य कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य के बारे में जो उसे विधेय वाक्य कहते हैं। अब जैसे हमने ऊपर लिखा था विधेय में, जैसे देखिए यहाँ पे कि सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो सुरेश क्या हो गया विधेयक, नहीं सुरेश का उद्देश्य से, और पुस्तक क्या हो गया विधेयक, क्योंकि सुरेश का काम क्या है पढ़ना, और वो क्या उद्देश्य से, और विधेयक का उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, उद्देश्य यहाँ सुरेश है तो सुरेश के बारे में क्या कहा जा रहा है, वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा सुरेश के नीचे उद्देश्य से, और यहाँ का लिखिएगा आप लोग विधेय, क्योंकि सुरेश का काम है पुस्तक पढ़ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम वाक्य विचार के बारे में पढ़े, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य विचार किसे कहते हैं, उसे कितने अंग है। अब कल जानेंगे कि उद्देश्य और विधेयक में अंतर क्या है। ठीक है, इतना ही बच्चों, आज के लिए धन्यवाद।